हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों की जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, इसमें आज हम लोग आगे इससे करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताया था, और उसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में 2 वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किया, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न को हमने डिस्कशन किया है। इसके पहले वाले यानी कि अगर हम बोले तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो है कि आज तीसरा वीडियो लेक्चर है। कौन सा है? तीसरा वीडियो लेक्चर है, और प्रत्येक में हमने 5-5 क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताया है। यानी कि पहले वाले में हमने 5 बताया है, और दूसरे वाले में भी हमने 5 बताया है, और आज की इस वीडियो लेक्चर में भी हम आपको क्या करेंगे, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। इतना आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों का बहुत अच्छा से अच्छा नंबर जो है कि आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसके बाद वाली जो हम लोगों की वीडियो लेक्चर, यानी कि इसके बाद जो वीडियो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो अगली जो टॉपिक होती है, यानी कि अगला जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। पहला था बहुविकल्पी पूछा जाता है, दूसरा अति लघुत्तरीय पूछा जाता है, और तीसरा जो होता है वो लघुत्तरीय पूछा जाता है। इसके बाद फिर विस्तृत पूछा जाता है, या फिर दीर्घोत्तरीय उसी को बोला जाता है। तो इसके बाद हम आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्नों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक, जो भी इसके पहले पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, वो हम लोग को हम आप लोग को जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए, बिना समय गवाए हुए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये है कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चल रही है 2026 की, पूरे अति लघुत्तरीय प्रश्नों का निचोड़, यानी कि 3 वीडियो लेक्चर में पूरे अति लघुत्तरीय प्रश्नों का निचोड़ आपको हम दे रहे हैं। आप इसको जो है कि अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब पहले वाले क्वेश्चन पर। पहला वाला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है? यह कह रहा है निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिकों का सूत्र लिखें। यानी आप लोग को क्या करना है, नीचे उपसह संयोजन यौगिक दिया गया है, या फिर आप बोल लीजिए ये क्या दिया गया है, IUPAC नाम दिया गया है। ये क्या दिया गया है? IUPAC नाम दिया गया है। इसका आप लोग को क्या करना है, फार्मूला जो है कि लिखना है। जैसे पहला यहां पे दिया जा रहा है टेट्रा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट ब्रैकेट में थर्ड, और क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। अब इसको आप जरा ध्यान से समझिए, कैसे आप इसको क्या करेंगे, इसका फार्मूला आप लिखेंगे। देखिए पहले यहां पे क्या बोल रहा है, टेट्रा एमीन। तो टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है भैया 4। क्या होता है? 4 होता है। और एमीन, एमीन किसको हम लोग बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? NH3 को बोल देते हैं। यानी हो गया टेट्रा एमीन, यानी कि 4 यहां पे NH3 ग्रुप रहेगा, यानी कि कुछ ऐसा रहेगा। इसके बाद फिर बोला यहां पे कार्बोनेटो। कार्बोनेटो क्या होता है? ये होता है CO3। क्या होता है? CO3 होता है, और इस पर 2- का चार्ज होता है। यह है कार्बोनेटो। इसके बाद फिर क्या बोला है, कोबाल्ट। कोबाल्ट तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, CO होता है। इसके बाद फिर थर्ड ब्रैकेट में है, और इसके बाद फिर क्या लिखा है, क्लोराइड। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला। सबसे पहले देखिए जरा ध्यान से, ये इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। अगर आप लोग भैया डिटेल से पढ़ना चाहते हैं कि कैसे हम IUPAC नाम निकालते हैं, और IUPAC नाम से कैसे हम फार्मूला लिखते हैं, ये अगर आप लोगों को डिटेल से पढ़ना है, तो हमारी उपसह संयोजन यौगिक की जो चैप्टर की जो वीडियो लेक्चर है, उसको आप लोग जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट हमने बनाया है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, और वहां पे उपसह संयोजन यौगिक वाला चैप्टर आप लोग को मिल जाएगा। वहां से आप लोग जाकर के देख लीजिए। और ये जो IUPAC नाम होता है, या फिर IUPAC नाम से फार्मूला लिखना होता है, ये हर साल 100% पूछा जाता है। तो भैया इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा। इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है कि रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला CONH3 का 4 CO3, और ये कोष्टक बंद। इसके बाद फिर यहां पे क्या है, Cl है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन यहां पे बोला है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट और ब्रैकेट में 0। तो पोटेशियम यानी K4 हो जाएगा, Ni हो जाएगा, Cn का यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, 4। ठीक, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, और ये जो है कि इसका फार्मूला है। ये आप लोगों को जो है कि यहां पे पूछा जा रहा है। ठीक ना?
हम देखिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक ना। तो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा अपलोड होने में और सब करने में थोड़ा सा समस्या होती है। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम जो है कि इसको डिटेल से आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्कृष्ट गैसों का आणविक आकार हैलोजन से बड़ा होता है क्यों। पहले तो ये बताइए भैया, उत्कृष्ट गैस क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में अक्रिय गैस बोल देते हैं, जिसमें आपका क्या आता है, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये क्या होता है, उत्कृष्ट गैस होता है, यानी कि अक्रिय गैस होता है। और आप यानी कि अब आप पूछेंगे ये भैया हैलोजन क्या चीज होता है। ये जो आपका उत्कृष्ट गैस होते हैं 21 वर्ग में रखे गए हैं, 18वें वर्ग में रखे गए हैं, और ये जो आपका हैलोजन होता है ये जो है ये 17वें वर्ग में जो है कि रखा गया है, जिसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। अब आप पूछेंगे भैया इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है भैया फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये सभी किसमें आते हैं, हैलोजन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो उत्कृष्ट गैस होते हैं यानी जो अक्रिय गैस होती हैं, इनका जो आकार होता है, आणविक आकार जो होता है वो हैलोजन से बड़ा होता है। क्यों होता है, इसका रीजन आप लोगों को क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या दे रहा है, अब आंसर हम आपको समझाते हैं। बोल रहा है यहां पे उत्कृष्ट गैसों का आणविक आकार हैलोजन से बड़ा होता है क्योंकि उत्कृष्ट गैसें सामान्यतः अणु नहीं बनाती, जो अक्रिय गैसें होती हैं ये सामान्यतः अणु नहीं बनाती हैं। आप जब भी देखे होंगे तो आप क्या करेंगे, हीलियम को He ही देखे होंगे, ठीक ना। इसके बाद आप नियॉन को Ne ही देखे होंगे, इसके बाद फिर आर्गन को आप Ar ही देखे होंगे। देखिए आपका हीलियम तो कभी कभी अपने आणविक फॉर्म में मिल जाता है, यानी कि He2 के फॉर्म में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो आपका नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है और रेडॉन है, ये सभी के सभी अपने जो होते हैं ये परमाणविक फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन वही अगर हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन जो होता है ये अपने आणविक फॉर्म में ही पाया जाता है। जैसे आप बात करें फ्लोरीन, तो ये जब भी मिलेगा आपको F2 के रूप में मिलेगा, ये आपका क्लोरीन Cl2 के रूप में मिलेगा, ब्रोमीन आपका Br2 के रूप में मिलेगा, आयोडीन आपका I2 के रूप में मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपके उत्कृष्ट गैसें होती हैं ये सभी क्या होती हैं, अणु नहीं बनाती हैं, लेकिन इसमें से जो आपका हैलोजन होता है ये आपका आणविक फॉर्म में पाया जाता है, ठीक ना। इसके आगे क्या बोला जा रहा है, यहां पे अणु नहीं बनाती है। उनकी परमाणु त्रिज्या की गणना केवल वान डेर वाल्स त्रिज्या के आधार पर की जा सकती है, और वान डेर वाल्स त्रिज्या दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की आधी दूरी होती है। जो वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है ये क्या होती है, कोई भी दो निकटतम परमाणुओं के बीच की जो आधी दूरी होती है उसी को हम लोग, जैसे मान लीजिए यानी कि एक परमाणु, ये देखिए एक परमाणु मान लीजिए ये हो गया, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, एक परमाणु ये हो गया, इसका ये न्यूक्लियस हो गया। अब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो आधी दूरी होगी, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वान डेर वाल्स रेडियस बोल देंगे, यानी वान डेर वाल्स त्रिज्या जो है कि बोल देंगे। यही चीज इसमें बोला है, जब वह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं लेकिन सहसंयोजक बंध नहीं बनाते। ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श तो करते हैं लेकिन सहसंयोजक आबंध नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। स्पर्श करते हैं मतलब कुछ ऐसे होते हैं, एक परमाणु जैसे ये है, एक परमाणु ये है, इसका यहां पे कोई न्यूक्लियस होगा, इसका यहां पे कोई न्यूक्लियस होगा। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की अगर हम आधी दूरी ले लेते हैं तो वही क्या कहलाती है, वान डेर वाल्स रेडियस कहलाती है, यानी वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। आगे आपको बोला जा रहा है और उनकी परमाणु त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या के आधार पर मापी जाती है। यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसों का जो आकार होता है वो हैलोजन से क्या होता है भैया, बड़ा होता है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये इसका आंसर है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत अपघटनी विलयनों की विशिष्ट एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। जो विद्युत अपघटनी विलयन होता है इसकी जो विशिष्ट चालकता होता है और जो मोलर चालकता होता है, इसको आप लोग को क्या करना है, परिभाषित करना है, यानी इसकी आप लोग को परिभाषा देना है। तो यानी कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, जिसको हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है, किसी विद्युत अपघटन के विलयन की 1 घन सेंटीमीटर में आयतन की जो चालकता होती है वो उसकी क्या कहलाती है भैया, विशिष्ट चालकता कहलाती है।
यानी कि किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की अगर हम लोग क्या कर देंगे, आयतन के कितना कर दे, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई हमने पात्र ले लिया है, ये कोई बर्तन है, ठीक है ना, इसका आयतन अगर हम क्या कर दें, 1 घन सेंटीमीटर कर दें, क्या कर दें, 1 क्यूब सेंटीमीटर अगर हम यहां पे क्या कर दें 1 घन सेंटीमीटर अगर हम कर दें, अब क्या होगा इसकी, यानी कि अब क्या होगा, इस विलयन की जो मोलर चालकता होगी, सॉरी इस विलयन की अब यहां पे जो चालकता होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, विशिष्ट चालकता बोल देंगे, ठीक है। यानी कि किसी विद्युत अपघटन के विलयन की 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जो उसकी चालकता होती है वही इसका क्या यानी वही क्या कहलाती है, इसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। और इसे जो है कि हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आप बोलेंगे कप्पा क्या चीज होता है, तो सिंपली आप के जैसे आप बना सकते हैं, इसी को आप लोग क्या बोल देते हैं, विशिष्ट चालकता जो है कि बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अगली टॉपिक यानी कि इसी में अगला क्वेश्चन पूछा था, मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो मोलर चालकता की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए उसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे वहां पे आयतन आपने लिया था 1 घन सेंटीमीटर, उसी तरीके से यहां पे आप क्या यानी कि आपको थोड़ा सा चेंज करना है, 1 मोल आप लोगों को विलयन का आयतन ले लेना है। क्या बोल रहा है, किसी विद्युत अपघट्ट की 1 मोल को घोल कर बनाए गए विलयन की जो चालकता होती है वो क्या कहलाती है, उसकी मोलर चालकता कहलाती है। और इसे लैम्डा एम से जो कि रिप्रेजेंट करती है, ये लैम्डा हो गया और ये हो गया एम, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, लैम्डा एम को हम लोग बोल देते हैं मोलर चालकता बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे क्या कहता है, मोल की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी मोल अवधारणा क्या होता है, इस पर आप लोगों को क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार जो है कि एग्जाम में पूछ लिया गया है। और ये जो हम एग्जाम करवा यानी कि क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर का है, यानी 2016 से लेकर के 2025 तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वही यहां पे हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर यहां पे क्या कह रहा है, किसी यानी कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी कि किसी भी पदार्थ की मोल वह संख्या होती है जो कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। या फिर आप इसको एक शब्दों में याद कर सकते हैं कि किसी पदार्थ की 1 मोल में कणों की जो संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, जिसका मान इतना जो कि होता है, यानी कि 6.022 गुणे 10 घाते 23। ये क्या है, ये क्या है, 10 घाते 23 है, ठीक। अब ये आपका कुछ भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी आपका हो सकता है। तो ये होता है मोल अवधारणा। यानी मोल क्या होता है, सीधे सीधा आप बोल दीजिएगा कि अवोगाद्रो संख्या को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मोल बोल देते, 1 मोल जो है कि बोल देते हैं, ठीक है ना। और अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, इसका मान कितना होता है, तो 6.022 गुणे 10 घाते -23 कण यहां पे हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग आपको यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, डीडीटी का पूरा नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या कह रहा है, डीडीटी का पूरा नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। अब ये डीडीटी क्या चीज होता है, इसका पूरा नाम आप लोग को लिखना है, इसका रासायनिक सूत्र लिखना है। तो पहले तो इसका हम पूरा नाम बता दें, जो डीडीटी है इसका पूरा नाम होता है, एक डी से होता है डाई, ठीक है, डाइक्लोरो, इसके बाद होता है डाइफेनिल, इसके बाद फिर टी से होता है ट्राइक्लोरोएथेन। यानी इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। और इसका जो सूत्र होता है ये होता है, नीचे जो है कि यहां पे दिया गया है, ठीक है ना। क्या है इसका सूत्र, देखिए जरा ध्यान से, यानी कि क्या है, डीडीटी यानी कि डाइक्लोरो डाइफेनिल। ये देखिए डाइक्लोरो और डाइफेनिल ग्रुप है, इसी को बोला जा रहा है डाइक्लोरो डाइफेनिल। इसके बाद फिर ट्राइक्लोरो, 1 2 3 क्लोरीन ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरो। इसके बाद फिर एक कार्बन यहां पे है, एक कार्बन यहां पे, यानी 2 कार्बन है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एथेन बोल देंगे। तो यही है डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो यहां पे एथेन, यही हो जाएगा डीडीटी का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 5 क्वेश्चन। अंतिम वाला क्वेश्चन, डीडीटी का पूरा नाम, इसका आईयूपीएसी नाम भी क्या होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसका आईयूपीएसी नाम अगर हम आपको बताना चाहें, इसका आईयूपीएसी नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा। आईयूपीएसी नाम के लिए यहां से हम लोग नंबरिंग कर देंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जरा इसका ध्यान से देखिए, नामकरण इसका क्या होगा। देखिए एक कार्बन पर जो है कि
3 क्लोरीन ग्रुप लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, क्या बोलेंगे इसको, ट्राइक्लोरो, क्या है, ट्राइक्लोरो। ठीक, इसके बाद फिर क्या है यहां पे 2,2, 2 कार्बन पर क्या लगा है, डाइक्लोरोफेनिल लगा है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरोफेनिल, डाइक्लोरोफेनिल, या फिर डाइक्लोरो डाइफेनिल भी आप लिख सकते हैं। ठीक ना, अगर आप डाइक्लोरोफेनिल केवल लिख रहे हैं तो ये सबको आप एक ही में करिएगा। ठीक ना, डाइक्लोरोफेनिल, डाइक्लोरोफेनिल। इसके बाद फिर यहां पे 2 कार्बन, एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ठीक ना, तो ये है इसका पूरा नाम और इसका आईयूपीएसी नाम। पूरा नाम तो अभी हमने ऊपर बता ही दिया था, और ये इसका नाम है 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2,2 यानी कि 2,2 डाइक्लोरोफेनिल। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा भैया, एथेन हो जाएगा। ये है इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक ना, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और आज का वीडियो जो है कि यहीं पे समाप्त होगा। आप अभी तक हमारे जो है कि वीडियो लेक्चर पर बने रहें, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और इसमें आप लोगों को जो भी दिक्कत हो तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को कमेंट से ही हमको समझ में आता है कि आप लोग पढ़ाई जो है कि कर रहे हैं, आप लोग को हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है। ठीक ना, तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये जो हम लोगों की 2026 की महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चल रही है, ये ऐसे ही चलती रहेगी और आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करते रहिएगा। ठीक ना, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और खूब मन लगा करके पढ़िए, पढ़ाई करिए। धन्यवाद।